अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिजवान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, डायरेक्टर फाइनेंस गुमल यूनिवर्सिटी इरमगुल की एफआईआर फिर आखिर दर्ज हो ही गई। थाना गुमल यूनिवर्सिटी में आज ये एफआईआर दर्ज हुई है और 4 लोगों को नामजद किया गया था। एफआईआर पर तफसीलन बात होगी, मगर उससे पहले वो वाक़या जो जिसकी बुनियाद पर ये एफआईआर काटी गई उसकी वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं कि किन किन लोगों ने उनके दफ्तर के ताले तोड़े और किन लोगों के एफआईआर में नामजद किया गया और कौन लोग बच गए। और दूसरा, उस एफआईआर में दफ़ात जो हैं कौन कौन सी लगी और कौन कौन सी दफ़ात लगनी चाहिए थी, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले ज़रा ये वो वीडियो देखिए, फिर डायरेक्टर फाइनेंस का जो इंटरव्यू था उसके कुछ पॉइंट्स हम आपको दिखाते हैं। वेरी गुड, जोर तो बहुत दफ्तर वाले चलो चलो भाई, सिक्योरिटी वाला आप लोग आ जाओ। समझ क्यों नहीं आ रही? यहाँ इस मुअज़्ज़ज़ इदारे की मैं इज्जत हूँ, इनको करना चाहिए, मेरे ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। मैं अब यही बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि खुदा के लिए मेरी हेल्प की जाए, मेरी एफआईआर काटी जाए। मेरा और कोई मुतालबा नहीं, यही गुनाह की मैं औरत हूँ और मेरी एफआईआर नहीं काटी जा रही। मैं हर जगह पर धरना भी दूंगी, मैं बात भी करूंगी और मैं जाऊंगी इस्लामाबाद भी, पेशावर भी अपने हाथ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ताला तोड़ने के वाक़ये में बहुत से लोग शामिल थे और बहुत से लोग नज़र भी आ रहे थे। इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी थे, कोई फ़िदा खटक बताए जा रहे हैं वो भी थे और दीगर लोग भी थे। मगर एफआईआर 4 लोगों को नामज़द किया गया और 4 लोगों पर काटी गई। हालांकि इस वाक़ये में और लोग भी शामिल थे, मगर एफआईआर में बहुत सी कानूनी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सी कानूनी जो अभी कमज़ोरियाँ हैं वो सामने आ रही हैं कि इस एफआईआर में सिर्फ चोरी की दफ़ा शामिल की गई है। हालांकि इस एफआईआर में डायरेक्टर फाइनेंस अपने इंटरव्यू में बरमला कहती देखी और सुनी गई हैं कि उनको हिरासा भी किया गया, उनकी बेइज्जती भी की गई और उनको धक्के भी दिए गए। तो इन वाक़यात के बावजूद वो दफ़ात भी इसमें शामिल नहीं है। जबकि दूसरा ये है कि उनके दफ्तर के ताले तोड़े गए और ताले तोड़ने के वाक़ये की एफआईआर भी नहीं है, उनकी बेइज्जती भी हुई वो भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि कार्य सरकार में मुदाखलत और उनको सरकारी ड्यूटी ना देने सरकारी ड्यूटी देने से रोका गया, वो दफ़ा भी उसमें शामिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक एफआईआर दर्ज तो की गई, मगर इंतज़ामिया ने, पुलिस इंतज़ामिया ने साथ साथ बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो एफआईआर में बहुत सी दफ़ात को भी शामिल नहीं किया। अगर चोरी की बात की जाए तो अगर चोरी की एफआईआर दर्ज हुई है तो फिर असूली तौर पर इन लोगों को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक? और अगर वो गिरफ़्तार हो गए हैं तो दावे के मुताबिक उनसे जो चीज़ें चोरी हुई उनकी बरामदगी हुई या नहीं, या उसकी बरामदगी के हवाले से पुलिस क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। तो ये सारी बहुत सी चीज़ें हैं जो एफआईआर को देखकर सवाल उठते हैं कि आया जो लोग और मुलव्वस थे उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्या उनको एफआईआर में शामिल किया जाएगा, या जिन 4 मुल्ज़मान पर जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उनको जो है इसमें शामिल तफ्तीश रखा जाएगा, जिनमें डॉक्टर अदील हैं, नूर मोहम्मद हैं, सनाउल्लाह हैं और एक और आदमी भी हैं जिसका नाम एफआईआर में शामिल है। तो ये 4 लोग हैं जिसको एफआईआर में नामज़द किया गया है। तो अब वो कितनी मुतमईन है इससे डायरेक्टर फाइनेंस, ये तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा या उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो वो जो है आवाम तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक एफआईआर की बात की जाए तो एफआईआर में एक दफ़े के अलावा बाकी दफ़ात नहीं हैं जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि सिर्फ चोरी की दफ़ा ही क्यों, बाकी दफ़ात भी शामिल होनी चाहिए थे। तो इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों को, लॉ डिपार्टमेंट को और जो उनकी लीगल सेल है उसको इन तमाम पहलुओं को
اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر آئندہ گمل یونیورسٹی میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں تو قانونی تقاضوں کو اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ قانون کے مطابق جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کیا گیا تو تعلیمی اداروں میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور تعلیمی ادارے میدان جنگ بنتے رہیں گے۔ لہٰذا مقتدر قوتوں کو اور ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ ان واقعات کی روک تھام کے لیے قانونی تقاضوں کو ضرور پورا کریں اور قانون کے مطابق فیصلے کریں اور قانون کے مطابق انصاف کے عمل کو یقینی بنائیں تاکہ تعلیمی اداروں میں اس طرح کے واقعات آئندہ رونما نہ ہو سکیں۔ بہرحال جو ہے یہ قابل مذمت واقعات ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تعلیمی اداروں میں، اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جو ہے اصولی طور پر کوئی ایسی مربوط حکمت عملی بنانی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں اور تعلیمی ادارے صرف تعلیمی سرگرمیوں تک ہی محدود رہیں اور تعلیم پر ہی طلباء توجہ دیں اور اساتذہ کرام کی اور ملازمین کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اپنے میزبان رضوان خان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔